नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नाटक दो ध्रुव का पहला भाग। वीएस खांडेकर के मूल मराठी उपन्यास दोन ध्रुव का हिंदी रूपांतर और निर्देशन किया है एमपी लेले ने। ये आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की प्रस्तुति है। तो आइए सुनते हैं नाटक दो ध्रुव पहला भाग। रमाकांत बाबू, ओ रमाकांत बाबू। कौन है? ठहरिए, दरवाजा खोलती हूँ। रमाकांत बाबू यहीं रहते हैं ना भाई साहब? हाँ, कहो, क्या काम है उनसे? बाबू घर पर हैं अभी? नहीं है। कहाँ से आए हो तुम? थिएटर से। बाबू को ये चिट्ठी देने। थिएटर से? किसने भेजी है ये चिट्ठी? मिस सुरंगाबाई ने। क्या काम है, कुछ बताया भी? ये तो मेरे को क्या पता भाई साहब, बाबू जाने या मिस बाई। ये रही चिट्ठी। अच्छा चलूं भाई साहब? ठीक है, जाओ। थिएटर से मिस सुरंगा की चिट्ठी, और उस पर भी एक खास निजी पत्र लिखा है। उसे इनसे क्या ऐसा निजी काम होगा? खैर, रख देती हूँ उनके स्टडी रूम में। अरे, किसके लिए लिखे जाने वाले पत्र का ये रफ ड्राफ्ट यहाँ पर पड़ा रह गया है? मिस सुरंगा को रमाकांत ने लिखी है ये चिट्ठी। प्रिय सुरंगा, आज पूनम है। याद है तुम्हें अपना पुराना इकरार? रात 9 बजे जुहू घूमने चलेंगे, सिर्फ 2, मैं और तुम। मेरे अगले नाटक में चांदनी के एक सीन में नायिका को स्टेज पर लाना चाहता हूँ। उसकी रूपरेखा आज तुम्हें बतलाऊंगा, पर एक बात का डर है मुझे। तुम्हारे रूप से लजाकर अगर चांद बादलों में छिप गया तो? क्या लाजवाब अभिनय होता है तुम्हारा उस नाटक में। सारी बम्बई आज तुम्हारी एक्टिंग पर फिदा है। अच्छा, तो इसी पत्र का उत्तर भेजा है सुरंगा। अरे वत्सला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। भूल गई तुम वत्सला के इस कमरे में कभी पैर न रखने की सख्त हिदायत दी थी मैंने तुम्हें। पर क्या सभी हिदायतों को माना ही जाता है? दिए गए सारे वचनों और प्रतिज्ञा को क्या हर कोई आदमी याद रखता है? अवश्य। तो फिर देव ब्राह्मणों को साक्षी बनाकर आपने जिन हाथों से मेरा पानी ग्रहण किया, उन्हीं हाथों ने सुरंगा को ये पत्र लिखा है ना? पर हाँ, मैंने ही लिखा है उसे। लेकिन इसे लेकर तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? सच, मैं क्या कर सकती हूँ। पर भूलिए नहीं कि आप लड़कियों के स्कूल में शिक्षक हैं। ये पत्र आपकी नौकरी ले सकता है। तो यहाँ किसे जरूरत है नौकरी की? वो तो पिताजी थे तो उनके संतोष के लिए की। कोई जरूरत नहीं अब मुझे नौकरी की। अब तो मैं सिर्फ कला की ही उपासना करूंगा। कला की या उस नटी सुरंगा की? दोनों की। जब सुरंगा साथ हो तो काव्य कल्पना सहज ही फूट पड़ती है। और एक तुम हो, अगर चेहरा दिख जाए तो भाप भी बर्फ की तरह जम जाए। तो फिर शादी क्यों की मुझसे? शादी मैंने नहीं की, वो तो पिताजी थे जो। दूध में बच्चे ही तो थे आप।
आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे आपका प्यार चाहिए। प्यार? जानती हो भीख मांगने से नहीं मिलता वो। कीमत चुकाने पर तो? हाँ, पर कस्तूरी से भी महंगा है वो। भले ही हो, पर उतनी कीमत दूंगी मैं। दे चुकी। मामा के घर रोटियां बेलते तुम्हारा बचपन बीता और चली हो प्यार की कीमत चुकाने। वाह वाह, क्या बात है। क्या है क्या तुम्हारी पूंजी? मुंह की भाप? हृदय चीर कर अपना रक्त दे सकती हूँ मैं उसके लिए। रक्त? प्रेम क्या कोई शेर है जो खून पीता हो? प्रेम सौंदर्य का पैसा होता है। जरा सामने के आईने में अपनी शक्ल तो निहारो। आज सुरंगा से तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, कल जब वो सुलोचना मेरे पास आने लगेगी तो तुम उसके बारे में न जाने क्या। कौन सुलोचना? कहाँ की कौन, इससे मुझे क्या वास्ता। मुझे उससे कोई शायरी थोड़ी ही रचानी है। तो फिर शादी के बगैर ही? तुम और सोच भी क्या सकती हो। खैर छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। सुरंगा से मेरी एंगेजमेंट है। पर मैं नहीं जाने दूंगी आज आपको। तुम कौन होती हो? मैं आपकी धर्म पत्नी। धर्म पत्नी यानी कि पैरों में डली बेड़ी। खैर वैसे ही समझिए, पर पैरों में बेड़ी डले कैदी को जेल से बाहर थोड़ी ही जाने दिया जाता है। ठीक कहा तुमने, घर यानी जेल। लेकिन याद रखो वत्सला, इस जेल में तुम्हें ही सारा जीवन काटना पड़ेगा। मुझे क्यों? तुम्हें इसलिए कि तुम स्त्री हो और मैं पुरुष किसी भी क्षण उस बंधन को आसानी से तोड़ फेंक सकता है। पर ऐसा क्या किया है मैंने? क्या किया है? सामने के आईने से पूछो, तुम्हारी सारी कमियों को वो प्रकट करेगा। सुरंगा की गायन कला, सुलोचना की चित्रकला, इनके जैसा एक भी गुण है तुम्हारे में? हे भगवान, क्या करूं मैं इस दैव को? ये लो मेरी डायरी और पढ़ लो तुम्हारे बारे में मेरे विचारों और अनुभूतियों के इन टिप्पणों को। मैं जा रहा हूं। शादी के बाद वत्सला को जब पहली बार पास से देखा, मुझे जबरदस्त धक्का लगा। परेल पर मजदूरी करने वाली कोंकणी स्त्रियों ऐसा वर्ण, न रंग न रूप। ऐसी पत्नी के साथ जीवन निभाने से तो आत्महत्या करना भला। मैं अगर विधाता होता तो सारी रातें मैंने पूनम की ही रखी होती। जीवन का एकमेव हेतु है सौंदर्य लाभ। सौंदर्य लाभ। वत्सला से शादी के लिए मैं तैयार हुआ तो केवल पिताजी के डर से। वे पुलिस के जल्लाद अफसर थे। शादी के 2-3 महीने बाद ही उन्हें टीबी हो गई और हवा बदलने के लिए वे साल भर 5 गणी रहे। उनकी सेवा के लिए वत्सला वहीं रही, किंतु पिताजी की मृत्यु हुई और आज 8 रोज हुए ये पीड़ा मेरे मत्थे फिर वापस आ गई। कला और सौंदर्य है मेरा जीवन। कला और सौंदर्य। और वत्सला से उनका दूर का भी नाता नहीं। क्या इतनी भिन्न प्रकृति के 2 जीवों को जीवन भर के लिए एक साथ बांध कर रखा जा सकता है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। ये 2 ध्रुव कभी एक हो सकते हैं? 2 ध्रुव कभी नहीं, कभी नहीं। मरेगा क्या? आंखें फूटी है तेरी? हाय राम, अभी कुचल कर मर गया होता तो बाल बच्चों को रोने के सिवाय और क्या हाथ लगता। कितनी भावुक हो तुम सुरंगा। अरे तुम्हें क्या पड़ी है उसके बच्चों की फिक्र? जानती हो दारू पिए हुए था वो। भला इतनी भी क्या शराब पीनी? वो तो ड्राइवर, तुमने बचा लिया वरना। नहीं भाई साहब, ड्राइवर क्या बचाता करता तो वो ऊपर वाला है। लेकिन मेरा भाई बिल्कुल यूं सामने आया जैसे घर से कोई वसीयत ही लिखकर चला आया। अरे वसीयत काहे की करेगा ये? फूटी हंडियों या मटकों की। घर के बच्चों को दूध नसीब नहीं होता, लेकिन इन्हें रोज दारू चाहिए।
न माया न ममता। नहीं साहब नहीं, गरीबों के दिलों में भी ममता होती है, उन्हें भी अपने औरत बच्चे प्यारे होते हैं। प्यारे? हाँ, औरत बच्चे जरूर होते हैं, लेकिन वे सिर्फ रोज पिटने के लिए। साहब, अनपढ़ आदमी औरत बच्चों को तो केवल पीटते ही हैं, पर ये सफेद पोश लो, बस देख लो इनके इस्त्री किए हुए सफेद कपड़ों को, और हृदय वो तो कोलतार से भी काले होते हैं। अच्छा, किधर के रहने वाले हो तुम? कोंकण बाजू का साहब। उधर क्या करते थे पहले? पहले मैं बैलगाड़ी हाँकता था। आज 7 साल हो गए बंबई में टैक्सी चलाता हूँ, पर बैलगाड़ी हाँकने में जो लुत्फ था वो इसमें नहीं आता। क्यों? पेट्रोल डालो, पानी भरो, हैंडल घुमाओ, बस। न किसी की पीठ थपथपानी, न जानवर की गर्दन खुजलाकर उसे प्यार करना, गया वो सारा मजा। अच्छा, तो ये मोटर तुझे अच्छी नहीं लगती? ये बात नहीं है साहब, पर बैलगाड़ी में जान थी, और ये टैक्सी ये महज एक मशीन है। गाड़ी इधर ही लगाऊं साहब या आगे ले चलूं? नहीं, यहीं रोक दो, हम लोग सामने की बालू में ही बैठेंगे। सुरंगा, ऐसी चांदनी रात में जुहू की शोभा कुछ और ही बन पड़ती है। सारे वातावरण में कैसा एक मधोशी का समा बंध गया है। अरे तुम ऐसे गुमसुम बैठी क्या सोच रही हो? कहाँ, कुछ भी तो नहीं। अच्छा सुरंगा, वो बताओ तो, क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र को क्या करना है? वैसे ही कामापुर गांव में कमलेश्वरी देवी के मेले वाले दिन में पैदा हुई। अगले कार्तिक में शायद 24 पूरे कर 25वां साल लगेगा। छोड़ो भी, बेशक चुरा रही हो तुम अपनी उम्र। तो ठीक है, मैं 75 साल की बुढ़िया हूँ, बस उम्र भी कोई चुराई जाती है? अरे नाराज हो भाई, चोरी कोई एक ही तरह की थोड़ी होती है। मेरी समझ से बाहर है आपकी ये बातें। नाटक में ही अच्छी लगती हैं वो, नाटक की बात दूसरी होती है, वहाँ कम से कम अगला डायलॉग तो याद होता है। ऐसा गुस्सा मत करो भाई, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर कहीं तुम्हारी नाटक कंपनी के मैनेजर ने ये सुन लिया तो वे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे अभी इधर आने से पहले मुझसे कह रहे थे कि सुरंगा ने अभी जुहू जाने की जिद पकड़ ली है, बिल्कुल बच्चों जैसी। चलिए आप भी। एक बात खटकती है आज। क्या? वो सुलोचना है ना, वो होनी चाहिए थी यहाँ आज। कौन सुलोचना? शायद मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी कहानियों के लिए चित्र बनाना मंजूर किया है उसने। बड़ी भाग्यवान दिखती है। हाँ, वैसे आज यहाँ मेरे आने का कोई खास मकसद तो नहीं था। अच्छा, तो फिर इतनी जिद करके मैं यहाँ आई, सो किसके लिए? सुलोचना के लिए, वरना मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आने में क्या फायदा? जब से आई हो कोई बात की है ढंग की? सुलोचना को कम से कम एक फायदा तो होता, चित्र के लिए तुम्हारा मॉडल ही मिल जाता। अरे शायद वे लोग हमारी ओर ही आ रहे हैं। कहाँ? अरे हाँ, अरे ये तो सुलोचना ही है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। सुलोचना, पूरे 100 साल की उम्र पाई है तुमने। अभी अभी मैं सुरंगा से तुम्हारी ही चर्चा कर रहा था। ओहो, कैसा भयंकर शाप दे रहे हैं मुझे। अरे इसमें शाप की क्या बात है? हाँ, और क्या कहूँ, 100 साल की उम्र ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए ये मारकंडे की उम्र। कपास जैसे बालों वाली बुढ़िया मुझे नहीं बनना है। अच्छा रमाकांत, ये है विद्याधर। अच्छा। बाजू फोड़ने की मशीन बनाने के लिए मेरे पिताजी ने विज्ञापन दिया था ना। हाँ। ये बड़े इंजीनियर हैं। उस विज्ञापन के सिलसिले में इन्होंने वो मशीन बनाने के लिए रिसर्च करना मंजूर किया है। अच्छा। जल्दी ही ये कामापुर कोंकण में काजू कारखाने में चले जाएंगे। अच्छा, हाउ डू डू। तो वही शीघ्र ही इनका अभिनंदन करने का अवसर आएगा। केवल इन्हीं का नहीं, मेरा भी। तुम्हारा क्यों? क्या तुम भी कोई मशीन इजाद करोगी? मशीन नहीं, फिर मैं लक्ष्मी का एक सुंदर चित्र बनाने जा रही हूँ। काजू कारखाने में दादा के ऑफिस में रखूंगी उसे। अच्छा, पर सुलोचना, आज इतनी रात तुम्हें घूमने के लिए कैसे इजाजत दे दी तुम्हारी मौसी ने, और वो भी जुहू किनारे किसी के साथ? हाँ, आज मौसी को शहद देने के लिए अच्छा मोहरा हाथ लगा। सो कौन? बापा, मेरे मामा। अच्छा, वो रत्नागिरी की जेल में थे वो तो नहीं? हाँ, वही। अच्छा,
तो इन सत्याग्रही लोगों को भी जुहू की चांदनी पसंद आती है? क्यों? हमारे बाबा रसिक नहीं है। हाँ, अच्छा। शादी नहीं की तो क्या हुआ, पर बच्चों से उन्हें बहुत प्यार है। पहले गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रह चुकी हैं। वहाँ की यादाश्त बड़े मजे से सुनाते हैं वो। कहिए विद्याधर जी, अब आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? अरे इसके बाद सुरंगा जी तो बिल्कुल ही चुप हैं। गाने के सिवा और किसी काम के लिए मुंह खोलना ही नहीं, ऐसा प्रण है क्या? भाई सुरंगा, देखो अब कोई अच्छा सा गीत सुनाओ। जी नहीं है? मेरा मन नहीं है अभी। सुनाइए ना। अच्छा नहीं। तो फिर सुलोचना, भाई चला जाए अब यहाँ से, जहाँ जी जाए इसका वहाँ से जाने तो। पर कहाँ? अरे नाटक कंपनी के डेरे पर। वहाँ पहुँचते ही भाट चारणों जैसी बोलने लगेगी। अच्छा तो चला जाए। तुलसी, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए मेले से इतने सारे बर्तन लाए। इधर आओ, देखो सुरंगी के फूलों का ये गजा भी लाया हूँ। तुलसी, तुलसी, सपने में बरपा रहा है? चोरी सब लिया? नहीं तो सब लिया? क्यों रे, घर वाले की याद आ रही है क्या? भाई थोड़ी देर और सब्र कर ले, कल सुबह ही तो इस जेल से छूटेगा तू। कितने? 7 बाल ना? हाँ भाई शामू, घर जाऊंगा तो सही है, पर मिलेगी क्या मुझे मेरी तुलसी? अब तक आस लगाए बैठी होगी वो। अरे भाई दिल छोटा न कर यार। शामू मुझे तो उम्मीद कम है, वाकई लाखों में एक थी मेरी तुलसी। क्या रूप रंग, कैसा मीठा गला, पर मैं जो था ना, कर्म फूटा। नशा, जुआ, चोरी, डाका, क्या नहीं किया मैंने। बेचारी तुलसी दर दर ठोकने खाती जिंदगी बसर कर रही होगी। पता नहीं वो अब कहाँ होगी। पीछे कामापुर चिट्ठी लिखी थी, वो भी वापस आ गई कि मालिक का पता नहीं चलता। भाई गम न कर, बीती को क्या याद करता है। कल यहां से छूटते ही सीधा तू गांव जा। देख घर वाली तेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ शामू, जाऊंगा तो सही, पर कहो बाबू, क्या लाऊं? एक कप चाय ले आओ। बस चाय? बोलो बाबू, और क्या लाऊं? गरम पोहे, कचौड़ी, समोसा, दाल मोठ, मिर्चे, जलेबी, लड्डू। अच्छा अच्छा भाई, एक कप चाय लाना। आधी प्लेट पोहे ले आओ। अरे आधे प्लेट पोहे लाना। अरे दीवार के कैलेंडर पर छपा ये फोटो तो मेरी तुलसी का है। पर कहाँ फटे पुराने चीथड़े से तन ढकने वाली तुलसी, और कहाँ ये सजी संवरी फोटो की औरत। पर नाक नक्शा तो वही है। मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है। इस छोरे से क्यों ना पूछ लो। क्यों रे लाला, ये फोटो किसका है? क्यों, पसंद आया बाबू? 2 प्लेट पोहे कचौड़ी के 60 पैसे लेना। बाबू ये नाटक कंपनी की हीरोइन है, हीरोइन। कभी देखा है इस कंपनी का नाटक? नाटक? सारा गांव उमड़ पड़ता था नाटक को देखने। गंधर्व नाटक मंडली आई थी क्या? अरे काहे का गंधर्व आया था,
पूरी नाटक मंडली में एक ही औरत है, पर है ऐसी मारू की। नाम क्या है उसका? बाबू, सर्दी लगी दिखती है तुम्हें, चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ, पर वो नाम तो पता जरा। क्या करोगे नाम जानकर? शादी थोड़ा ही करेगी तुमसे। नाम भी बड़ा बढ़िया है, सुनंदा। नहीं, मिस सुरंगा। सुरंगा? ये सुरंगा गाती भी है? क्या पूछते हो बाबू, उसकी तान पर तो अक्का थिएटर झूमता है। कहाँ के रहने वाले हो बाबू? यही वो वेंगुल्ला के पास कामापुर है ना। अरे फिर तो सुरंगा तुम्हारे गांव की रहने वाली है। अच्छा ये बता, आजकल कहाँ मुकाम है इस नाटक कंपनी का? आजकल सुना है आजकल कई दिनों से बम्बई में है। ठहरो, एक किताब है मेरे पास, देखो ये रहा सुरंगा का बेहतरीन पोस्ट। क्या मारू है। हाय, अरे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुलसी, सुरंगा, तुलसी। कौन? तुलसी। कौन? सांवलिया? हाँ तुलसी। तुम यहाँ? हाँ तुलसी, मैं जेल से छूट करके आ गया हूँ। सांवलिया, कामापुर चलोगी ना मेरे साथ? कामापुर? बहुत देर कर दी तूने सांवलिया। अब छोड़ दे इन अरमानों को और भूल जा तुलसी को। भूल जाऊं? क्यों? तुलसी कभी की मर चुकी है। मर चुकी है? किसने मारा उसे? उसके पति सांवलिया ने। कैसे? फूंको पेट। तुलसी, ये थिएटर नहीं है जो इस तरह नाटक के संवाद बोलती चलो। तुलसी, मैं तेरा पति हूँ। पति? हाँ। पिछले जन्म में हो गए। नहीं, इसी जन्म का। ना 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 सांवलिया, तुम्हारी और मेरी जात एक कहाँ है? तुम कुरबाड़ी, कंवार, मजदूर। और तुम्हारी जात? मेरी जात सफेद पोश। सफेद पोश? सफेद पोश, सफेद पोश। तुलसी, क्या तुम फिर से कुरबाड़ी नहीं बन सकती? फिर से कुरबाड़ी? नहीं सांवलिया, ये कभी संभव नहीं। सुरंगी की कली तुलसी की मंजरी कैसे बन सकती है? फिर तुलसी की सुरंगी कैसे बनी? बनी नहीं, बनाई गई। किसने बनाई? एक धनिक रईस ने। धनिक रईस ने? कौन है वो पापी? कौन है वो? और तुम? सांवलिया, मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ, मुझे मत मारो। तुझे नहीं, तुझे नहीं, उस रईस के बच्चे को। उस चक्कर में न पड़ो सांवलिया, उस चक्कर में न पड़ो। तुझे चाहिए जितने पैसे दूंगी मैं, कहीं भी सुख से गुजार लेना अपनी बची जिंदगी। सुख से गुजार लूं? सुख से गुजार लूं? तुम पैसे दोगी मुझे? जैसे उसी के लिए तो मैं बम्बई से तुम्हारा पता लगा करके आया हूँ इतनी दूर जहाँ है। सांवलिया, ये लो 50 रुपए। रुपए? दारू? रुपए? दारू? चलो ठीक है, तुलसी नहीं तो फिर दारू ही सही। खत्म हो जाएंगे फिर आ जाऊंगा। जाएगी कहाँ? अच्छा, अब बताओ श्रेष्ठ का नाम बता। मेरे गले की कसम है तुम्हें सांवलिया। अरे छोड़ कसम धराने वाली, मैंने पूरे 7 साल जेल काटी है और 10 साल रही। फांसी चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? फांसी चला जाऊंगा।
पानी में फेंका गया पत्थर का ये टुकड़ा कैसा डुबुक आवाज कर शांत हो गया। अगर इसकी जगह मैं पानी में कूद जाती तो प्रकृति को क्या, पत्थर का टुकड़ा और मैं दोनों एक सी। आत्महत्या नहीं, वत्सला का हृदय इतना दुर्बल तो नहीं है। जीवन वरदान है, अभिशाप नहीं। यहाँ कामापुर में काजू कारखाना है, वहां की मजदूरियों में तो मैं खप जाऊंगी। यही होगी मेरी दुनिया। रमाकांत ने कहा था ना कि हम दोनों में 2 ध्रुवों का अंतर है। 2 ध्रुव, कितना सार्थक था उनका कथन। सोनिया, ओ सोनिया, अरे कल मोहे किधर को भागा रे? ओहो, मुझ बुढ़िया को सताता है। दादी माँ, वो उधर को भागा आपका पोता। हाँ रे, बड़ा चंचल है, पर जाएगा कहाँ, पहुँच जाएगा घर। कौन है रे तू? अरे यहाँ क्यों उदास बैठी है, कहाँ से आई? भगवान के घर से। बेटी, ऐसा क्यों बोलती है? क्या नाम है तेरा? कृष्णा। और जात? जात वही जो तुम्हारी है, कुरवाड़ी। हाँ, सारे आदमियों की जात एक ही तो होती है ना दादी माँ। हाँ रे बेटा, भगवान ने तो एक ही जात बनाई, पर आदमी ने उसका सत्यानाश कर रखा है। यही ना। अरे पर तू इधर कोंकण में यहाँ कामापुर कैसे आई? पेट के पीछे। क्यों रे, तेरा आदमी क्या करता है? अच्छा सुलूक नहीं क्या तेरे से उसका? हाँ, क्यों रे, कोई रखेल तो नहीं पल्ले बांधी? हाँ जी, इन मर्दों का क्या भरोसा। हाँ, सोनिया की माँ का क्या हाल हुआ? दादी माँ, यहाँ के काजू कारखाने में मुझे काम मिल जाएगा ना? हाँ हाँ बेटी, मिल जाएगा। मैं भी उसी कारखाने में काम कर पेट भरती हूँ। अरे पर बिटिया, बड़ी खोटी बखत आई है तू। क्यों? मजदूरी कम कर रहा है ना वो दादा, कहता है धंधे में बरकत नहीं रही। ये दादा कौन है? वही काजू कारखाने का मालिक। बंगला बनाने के लिए और ब्याज बट्टा लेने के लिए है पैसा उसके पास। हाँ, मजदूरी देने के लिए नहीं। उसकी लड़की, क्या नाम है, सुलोचना, उसके नट्टे पट्टे कैसे चलते हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं होती। वहाँ मजदूरी कम मिलेगी तो और कुछ काम कर लूंगी मैं। हाँ रे बेटी, काम करने, मेहनत मजदूरी करने के लिए ही तो गरीबों की जिंदगी होती है। चल चल मेरे साथ मेरे घर चल, कल ले चलूंगी तुझे काम पर कारखाने। चल तो। हाँ हाँ चलो दादी माँ। अभी आप सुन रहे थे नाटक 2 ध्रुव का पहला भाग। वीएस खांडेकर के मूल मराठी उपन्यास 2 ध्रुव का ये हिंदी रूपांतर आपने सुना। रूपांतरकार और निर्देशक थे MP लेले। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और ये भी याद दिला दें आपको, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।